दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पे आधारित प्रश्नावली, जो कि लखनऊ के SRG टीम के द्वारा ये निर्माण किया गया है इसका। और इसमें आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल भाग 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं और इसमें 125 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। इसको पढ़ने के बाद आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल लगभग पूरा आपको कंठस्थ हो सकता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। ये देखिए, निर्माणकर्ता का यहाँ पे मोबाइल नंबर और क्षमा सिंह SRG लखनऊ है। इनको बहुत ज़्यादा मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे प्रश्नों का संकलन किया है इस प्रश्नावली में। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन आपका 1964 में हुआ था। यहाँ पे यास का सही आंसर है। भारत के भाग निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, इस कथा किसके द्वारा कहा गया था? तो इसमें है कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, RT 1909 और NCF 2005। तो ये आपका राष्ट्रीय आयोग कोठारी आयोग ने कहा था। अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? तो ये आपका होता है 6 से 14। अन्य विकल्प देख लीजिए आप, 6 से 10, 6 से 14, सभी 6 और 16 है, सॉरी। तो 6 से 14 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? तो यहाँ पे 3 हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा है शिक्षण कहानियों की, शिक्षण तकनीकों की, शिक्षण योजनाओं की, शिक्षण बाधाओं की। तो यहाँ पे शिक्षण तकनीकियों की चर्चा की गई है। और अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध है। तो ध्यानाकर्षण को हम लोग रिमीडियल टीचिंग भी बोलते हैं। रिमीडियल का मतलब होता है उपचारात्मक। तो यहाँ पे आपका उपचारात्मक सही है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे, बालिका शिक्षा से। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित है? आयु में बड़े छात्रों के लिए, आउट ऑफ स्कूल के लिए, कक्षा अनुरूप संप्राप्ति ना प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, कम अंक पाने वालों के लिए। तो यहाँ पे सी है, कक्षा अनुरूप संप्राप्ति ना प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, यानी कि जिनके बीच में लर्निंग गैप है, उन बच्चों के लिए ये रहता है। अगला है, किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों की सीखने में विशेष मदद करें जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ध्यानाकर्षण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है फाउंडेशन लर्निंग के लिए, रिमीडियल टीचिंग के लिए, नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है रिमीडियल टीचिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन। ध्यानाकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों की मदद करना जो ध्यान लगाने में कठिनाई महसूस करते हैं, उपयोग दोनों। तो यहाँ पे आपका ए सही है। ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका किन कक्षाओं हेतु लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में मददगार है? तो यहाँ पे आपका 3 से 8 है, 1 से 8, 1 से 5, 3 से 5 और 3 से 8। तो यहाँ पे आंसर 3 से 8 है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपके 4 भाग हैं और अन्य जो आपके 2 बच्चे हैं उसमें 6 भाग हैं। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 में वर्णित है? सीखने का स्तर का अवलोकन करना, आरंभिक आकलन, परीक्षण पत्र के नमूने, ध्यानाकर्षण शिविर की अवधारणा, उपयोग सभी। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ध्यानाकर्षण उपचारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है? अपेक्षाकृत कम संपादित वाले बच्चों की कक्षा अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक है।
शैक्षिक रूप से पिछड़े रहे बच्चे हमारे विद्यालय में निराश न हो, इसके लिए उचित तरीके हैं। एक से अधिक विकल्प पे आप चयन कर सकते हैं। शिक्षकों द्वारा कुछ खास तकनीकों का प्रयोग कर ध्यानाकर्षण करने से यह संभव है। शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा ऐसे बच्चों का सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोग करके यह संभव है। तो यहाँ पे आपके ये दोनों सही हैं। अगला है ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। तो यहाँ पे है नहीं, अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। हाँ, उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलेगा। हाँ, उनसे विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं। आपका दूसरा और तीसरा आपका सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, डी। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं का मतलब है यह एक भ्रांति है। हर बच्चे में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हमारा नज़रिया किसी को कमज़ोर बनाता है यह सभी। तो यहाँ पे यह एक भ्रांति है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण है माता पिता की शैक्षिक स्थिति, ज्ञानेंद्रियों के आंशिक विकार, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, ये सभी। तो ये सभी कहीं ना कहीं बच्चे के अफेक्टेड करती हैं। शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे पठन पाठन में रुचि नहीं लेते हैं। बच्चे अपनी समस्याएं जिज्ञासा नहीं व्यक्त करते हैं। बच्चे पाठ समझ न आने पर भी समझ लेने की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल तीनों बातें सही हैं, तो प्रयोग सही जाएगा। एक अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है सतत आकलन, समस्या का चिंतन, समय रहते समस्या का निराकरण, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों चीज़ें आपकी रहेंगी, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है छात्रों का नियमित आकलन, शिक्षण योजना का निर्माण, शिक्षक एवं छात्रों की क्रियाशीलता। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है कठोर अनुशासन। तो ये आपका सही है, कठोर अनुशासन। अब हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि एक समान निर्धारित कर दी जाए, शिक्षकों की रुचि के अनुसार, छात्रों की रुचि एवं सीखने के तरीके के अनुसार। चलिए अब सीधे हम लोग उत्तर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ध्यान से सुने, उनके अच्छे आचरणों को सराहना कर उनका सतत अवलोकन करें, ये सभी होगा। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इस कथन से है पूर्ण सहमत, अपूर्ण सहमत, कुछ सहमत, पता नहीं। तो यहाँ पे पूर्ण सहमत आपका आएगा। सभी बच्चों को एक ही प्रकार के तरीके से शिक्षण से सभी बच्चे नहीं सीख सकते, कुछ पिछड़ जाते हैं, कुछ कुंठित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सही होगा। आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए कठोर, लचीली, दोनों, पता नहीं। तो लचीली होनी चाहिए। आप अभी तक किस प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते हैं? लचीली, छात्र सहयोगी, व्यवहारिकता मुक्त। तो ये आपका तीनों होगा। अगला कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष क्या है? यह जानना कि वे दक्षताओं को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। छात्रों से प्रश्न करना, उनकी कॉपी जांचना, छात्रों से कक्षा निरीक्षण के बारे में बात करना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? ध्यानाकर्षण है। लर्निंग आउटकम क्या है? अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य निर्धारित करता है। लर्निंग आउटकम को और क्या नाम दिया जा सकता है? अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी लर्निंग आउटकम परिणाम आधारित लक्ष्य है। वे दक्षताएं जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने पर परिलक्षित होती हैं कहलाती हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं। अधिगम स्तर में अंतर और लर्निंग गैप की चर्चा निम्नलिखित में से किस मॉड्यूल में है? ध्यानाकर्षण में है। लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों में है जो कक्षा में अध्ययन कर रहे अध्यापकों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने पर परिलक्षित होते हैं। कथन सत्य है। लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या होता है? सत्र प्रारंभ। लर्निंग गैप का आशय है अपेक्षित अधिगम स्तर एवं वास्तविक अधिगम स्तर में अंतर। सीखने के स्तर का आकलन जरूरी है। अधिगम स्तर में अंतर यानी कि लर्निंग गैप जानने हेतु आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है। आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन प्रपत्र बनाना जरूरी है। आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? आकलन प्रपत्र बनाना। सबसे पहले आपको आकलन प्रपत्र बनाना होगा। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं?
तो इसमें आपके वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं। आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत योगदान क्रमशः कितना होता है? तो ये होता है 20, 50, 20, 10। कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं? तो कुल वस्तुनिष्ठ 10 होते हैं और आत्मनिष्ठ आपके 5 होते हैं, और ये आपके 3-3 नंबर के होते हैं। प्रारंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण पत्र में 6 से 8 के बच्चों के लिए आकलन पत्र में कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं? तो इसमें आपके 20 और 5 होते हैं, ये भी 3-3 नंबर के होते हैं। आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का होता है? 3 अंक का होता है। और आकलन के पश्चात कुल कितने समूह का निर्माण किया जाता है? 3, A, B, C। एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान सतत रूप से कैसे कर सकते हैं? प्रतिदिन। आधारभूत आकलन के पश्चात एक शिक्षक को छात्रों के साथ कार्य करने के पूर्व क्या जानना अत्यंत आवश्यक है? ये सभी हैं। अधिगम स्तर की सूची, समूह निर्धारण और समय सारणी, ये सभी जानना चाहिए। आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? छात्रों का आकलन करना, शिक्षण विधि में बदलाव और सुधार की संभावना करना। आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? संवर्धन प्रक्रिया। आरंभिक आकलन प्रपत्र में शामिल विषय किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करेंगे? वर्तमान कक्षा में पीछे के सभी कक्षाओं से। आप यदि आरंभिक परीक्षण में कक्षा 5 के 10 बच्चे कक्षा 1 से 2 के स्तर का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें कक्षा 5 में ही रखेंगे। आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 3 समूह A, B और C बनाते हैं। आरंभिक परीक्षण में कक्षा 6 से 8 में समूह B के प्राप्तांकों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपको बता दें, B के प्राप्तांकों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे B आपका 35 से 75 होगा। किस समूह के प्रकार के समूह का निर्धारण उचित समूह निर्माण होगा? प्रत्येक समूह में सभी स्तर के छात्रों का निर्माण। अगला है, प्राथमिक स्तर में समूह निर्धारण से संबंधित कथन सत्य है। 1 से 25 अंक तक समूह A, 16 से 20 तक समूह B, 25 से कम अंक समूह C, उपरोक्त सभी। ये आपका उपरोक्त सभी होगा इसमें। अगला है, प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह B में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होते हैं। इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। समूह 2 में किस कक्षा के अधिगम स्तर के वाले बच्चे समूह के बच्चों के साथ चिन्हांकित किए जाते हैं? 4-5 के। शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना चाहिए? आरंभिक स्तर सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम सूची तथा समय निर्धारण। तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्रश्न फटाफट देख लीजिए। ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितने दिन की होती है? 50 दिवसीय। ध्यानाकर्षण शिविर प्रतिदिन एक विषय पर चर्चा करना होता है 1 घंटा। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा विद्यालय स्तर पर। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषयों पर कार्य किया जाएगा? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पे। ध्यानाकर्षण शिविर के शिक्षण कार्य में सम्मिलित होगा चुने हुए लर्निंग आउटकम। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान छात्रों में भिन्नता। चलिए, क्वेश्चन आप देखते रहिए एक नज़र में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको सरसरी नज़र में देख लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा PDF आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। तो आप देख सकते हैं इसमें आपके टोटल 100 करीब 20-25 प्रश्न हैं। 125 प्रश्न इसमें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।